मुस्लिम पर्सनल लॉ, एक पति पत्नी का तलाक और कैसे उसने भारतीय लीगल, जुडिशियल और पॉलिटिकल सिस्टम पे ऐसा इम्पैक्ट डाला जो आज तक वुमेन मूवमेंट, ट्रिपल तलाक केस और बाकी कई सारे प्रावधानों पर प्रभाव डालता है। हम बात कर रहे हैं शाहबानो केस की, एक ऐसी जजमेंट जिसने की भारतीय वुमेन राइट्स, मुस्लिम पर्सनल लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक ऐसी चर्चा शुरू की जो आज तक उसे हाईलाइट में रखती है। ऐसा केस जहां पर पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल दबाव में सरकार कैसे झुकती है ये भी देखने को मिला। एक ऐसा केस जहां वुमेन राइट्स और कम्युनिटी राइट्स के बीच की डिबेट भी हमें देखने को मिलती है। क्या है ये पूरी कहानी, क्या थी शाहबानो केस और क्या था उस जजमेंट का प्रभाव, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू PW ओनली IAS। सबसे पहले जानते हुआ क्या था। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहम्मद अहमद खान। मोहम्मद अहमद खान की जो वाइफ थी उनका नाम था शाहबानो। इन्होंने शादी की, 14 साल साथ रहे, इनके कई बच्चे थे, पर उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की और अंडर इस्लामिक लॉ ये अलाउड है। लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने शाहबानो को तलाक दे दिया और बोला था कि एलिमनी में उनको वो 200 रुपये प्रतिमाह देंगे। ध्यान रखिए कि जो मोहम्मद अहमद खान है बहुत बड़ी वकील हुआ करते थे, उसके बावजूद कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि वो अब मेंटेनेंस नहीं दे सकते, उनके पास क्षमता नहीं। तो इसके खिलाफ शाहबानो केस बनता है। शाहबानो को पता लगता है कि उनके पास तो कोई सहारा नहीं है। वो कोर्ट जाती है और कहती है कि उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। और एज पर दिस रूल ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ, जरूरी नहीं कि एक मुस्लिम महिला को उनके जो हस्बैंड है, उनके शौहर हैं, वो मेंटेनेंस दे आफ्टर इद्दत पीरियड। और इद्दत पीरियड वो समय होता है जो मौका मिलता है किसी महिला को शादी के बाद, जब वो अकेली रह रही होती है और दूसरी शादी ना कर पाए, उस बीच के पीरियड को इद्दत पीरियड कहते हैं, जो लगभग कहा जाता है 3 महीने तक का हो सकता है। तो मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि उन्होंने इद्दत पीरियड पे कर दिया है, अब वो एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ उनको जरूरत नहीं है कि वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दें क्योंकि वो उनकी पत्नी अब नहीं है। ये मामला बढ़ा और शाहबानो पहुंचती हैं कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाता है और 1985 में एक रूलिंग आती है, क्योंकि शाहबानो का ये कहना था कि एज अ वुमेन उनके पास अधिकार है कि उनको मेंटेनेंस दी जाए। तो एज पर 1985 रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जहां सुप्रीम कोर्ट ने CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 के तहत ये बोला कि कोई भी महिला हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म की हो, कोई भी नागरिक हो, उन सब पर CRPC अप्लाई होता है और चाहे कोई भी महिला हो, उसको मेंटेनेंस पाना उसका अधिकार है। और वहां पर कोर्ट ने यह भी बोला कि हमें जरूरत है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़े ताकि जो ये भेदभाव है थोड़ा कम हो सके। इस केस के वहां पहुंचने के बाद, इस जजमेंट के आने के बाद भारत में तो मानो एक पॉलिटिकल भूचाल आ गया। उस समय भारत में राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी और उनके खिलाफ पूरे देश भर में अलग अलग उलेमाओं ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, कई सारे मुस्लिम ग्रुप्स ने विरोध करना स्टार्ट किया और ये कहना शुरू किया कि ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जो की है ये उनके पर्सनल लॉ के खिलाफ जाती है, उनके जो उनका एक ऑटोनॉमी है उसको, उसका उल्लंघन कर रही है। और ऐसा लगने लगा था कि अगर ये विरोध प्रदर्शन और जारी रहा तो शायद आने वाले इलेक्शन में राजीव गांधी की सरकार हार सकती है और इसीलिए राजीव गांधी की गवर्नमेंट एक चेंज लाती है। और अगले ही साल 1986 में सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को कम करने के लिए, इसका प्रभाव कम करने के लिए एक मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट पास होता है 1986 का। इस एक्ट के अंदर यह बोला जाता है कि जो मुस्लिम वुमेन है उनको मेंटेनेंस उनके इद्दत पीरियड तक ही मिल सकता है, उसके बाद मेंटेनेंस की कोई गारंटी नहीं है। और क्योंकि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंतर्गत आता है, उनका पर्सनल लॉ है, तो यहां भी ये बोला गया कि एक तरह से कोशिश की गई शील्ड करने की और वुमेन राइट को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। इसके बाद राजीव गांधी के ऊपर बार बार, उनकी सरकार के ऊपर बार बार आरोप लगने लग गए कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कहानी ये भी थी कि राजीव गांधी पर्सनली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के समर्थक माने जाते थे, पर शायद पॉलिटिकल दबाव और इन सभी कारणों से उन्होंने सोचा क्यों ना एक लॉ पास किया जाए, क्योंकि देश भर में इसके खिलाफ विरोध हो रहा था। लेकिन जो चीजें वहां से शुरू हुई उसका प्रभाव हमें आज तक देखने को मिलता है। ये एक्ट बना और इसने एक प्रेसिडेंट सेट किया जहां पर हम पॉलिटिकल अपीजमेंट होते देखते हैं। पर उसके बाद लगातार जेंडर राइट्स को लेकर लिटिगेशन बढ़ती रही, महिलाएं सामने आती रहीं और उन्होंने प्रभाव डालना स्टार्ट किया और ये बोलना स्टार्ट किया कि उनका अधिकार है। और खास तौर पे अगर हम डैनियल लतीफ़ी केस की बात करें जो कुछ समय बाद आया था, जहां पर यह बोला गया कि जो मुस्लिम राइट्स हैं, मुस्लिम वुमेन की राइट्स हैं और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उनके बीच में एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। जहां पर डैनियल लतीफ़ी केस में हालांकि कुछ सुधार किए गए, कुछ सुधार हुए मेंटेनेंस के मामले में, पर फिर भी वो उतने बड़े सुधार नहीं थे जिसकी ज़रूरत थी। और इवेंचुअली आखिर में समय यहाँ भी आया 2017 में,
भारत में केरला हाई कोर्ट की रूलिंग ने ये बोल दिया कि एक वुमेन को जो मेंटेनेंस के राइट्स हैं वो इद्दत पीरियड के बियॉन्ड भी मिलनी चाहिए। और 2017 का वो जजमेंट जहां पर ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया, यानी आप 3 बार तलाक बोल के सीधा सीधा तलाक नहीं हो जाएगा, इन चीज़ों को बैन किया गया। और ये सारी चीज़ें जहां से आती हैं उन सब की जो कोर डिबेट है वो स्टार्ट होती है शाहबानो केस से, जहां पर मोहम्मद अहमद खान, जो इंदौर के एक बड़े वकीलों में से एक थे, आसानी के साथ 200 रुपये या 120 रुपये मेंटेनेंस शाहबानो को दे सकते थे। उन्होंने अपनी वाइफ को देने से इनकार किया, वो कोर्ट में जाती है और वहां से ये डिबेट स्टार्ट होती है वुमेन राइट्स के ऊपर। और इवेंचुअली वही हुआ जहां 2017 में ट्रिपल तलाक को इलीगल करार दिया गया और बाद में उसका क्रिमिनलाइजेशन भी होता है। सेक्युलरिज्म और प्लूरिज्म की जो भारत में डिबेट है उस पर भी एक बहुत बड़ा विवाद इस जजमेंट ने खड़ा किया था कि आप कैसे बैलेंस बनाते हैं, किसे चुनते हैं। और शाहबानो केस में जब हालांकि वुमेन राइट्स की एक हार मानी जाती है, पर वहां से जो चिंगारी शुरू हुई वो आज तक अलग अलग एरियाज में फैली है, जिसने कि वुमेन राइट मूवमेंट को और स्ट्रेंथन किया और इंश्योर किया कि महिलाएं अपने राइट्स को लेकर सामने आए। तो हालांकि उस समय 1986 में कोर्ट की जजमेंट के बावजूद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से और वो जो राइट्स थे वो आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन समय के साथ जो एक मूवमेंट थी वो शुरू हुई। इसका प्रभाव हम आज भी देखते हैं। हालांकि इसी तुष्टिकरण की नीति का अगला भी एक दबाव कहा जाता है जो राजीव गांधी गवर्नमेंट के ऊपर पड़ा, जब उन्होंने एक वर्ग के दबाव में आकर एक नया लॉ बनाया और इसको डीक्रिमिनलाइज किया या मेंटेनेंस को मैंडेटरी करना बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि जो बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोलने की बात थी, वहां जो दोबारा चीज़ें पॉलिटिसाइजेशन होना जिसका स्टार्ट हुआ, उसके पीछे भी राजीव गांधी की सरकार के ऊपर जो दबाव था बैलेंस करने का, मे बी वो भी एक रोल प्ले करता है और ये मुद्दा और ज़्यादा बढ़ता चला गया। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो कैसे एक केस भी चीज़ों पर बुरी तरह प्रभाव डाल सकता है और चीज़ों को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो अगली बार जब आप वुमेन राइट्स की बात करें या आपको पता लगे कि क्या सेक्शन 125 क्या है सीआरपीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कब ऑब्जर्वेशन देने स्टार्ट किए, तो याद रखिए 1985 का शाहबानो केस, जहां एक बूढ़ी वृद्ध महिला की मेंटेनेंस की लड़ाई ने कई सारे ग्रुप्स को, कई सारे लोगों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया कि वो प्रोटेक्ट करें अपने लॉज को। हालांकि यहाँ वुमेन राइट्स को प्रेसिडेंट दी जानी चाहिए थी, इवेंचुअली एक एक्ट पास हुआ जहां नहीं हुआ, लेकिन इवेंचुअली आखिरकार अब वो फिर वही सिस्टम है जिसकी डिमांड उस केस में की गई थी कि मुस्लिम महिलाओं के पास अधिकार होना चाहिए बियॉन्ड इद्दत, कि उनको उनके मेंटेनेंस का हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS एंड हैव अ वेरी नाइस डे।